फांसी लगाने वाली उसकी बेटी फिलहाल 19 साल की है। आज का दिन झारखंड की सियासत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसी के फैसले से हेमंत सोरेन की विधायकी पर मंडरा रहे खतरों के बीच आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इस विशेष सत्र में सीएम हेमंत सदन में बहुमत साबित करेंगे। विधानसभा के इस विशेष सत्र में शामिल होने के लिए रायपुर गए यूपीए विधायक भी विशेष विमान से रांची लौट आए हैं। इन विधायकों को रांची के सर्किट हाउस में रखा गया है। उधर सीएम सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने उनके खिलाफ जाल बिछाया है, पर ये सारे जाल कुतरे जाएंगे। इस तरीके से विपक्ष अपनी षड्यंत्रकारी जाल बिछा रहा है, वो सभी जाल कुतरे जाएंगे। एक एक करके उनके जो जाल इन लोगों ने हमारे लिए बिछाए हैं, उसी जाल में इनको समेटकर बाहर कर दिया जाएगा। झारखंड की हेमंत सरकार आज विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विश्वास मत हासिल करने के लिए प्रस्ताव रखेगी। विधानसभा सचिवालय की तरफ से विधायकों को भेजे गए पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री ने बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत प्रस्ताव लाने की इच्छा जाहिर की है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के पास 49 विधायकों का समर्थन है। उधर बीजेपी के पास सिर्फ 30 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में सदन में हेमंत सरकार आसानी से बहुमत साबित कर देगी। उधर सोरेन की सदस्यता पर अभी तक राज्यपाल ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। झारखंड विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएम सोरेन को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है। सरकार विश्वास मत तब लाती है जब या तो गवर्नर आदेश करते या फिर कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश। तो ये बिल्कुल समझ से ही परे है कि सरकार ने विश्वास मत। ये साफ लगता है सरकार को अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर ही कोई उनको विश्वास है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 7 सितंबर को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। सीएम नीतीश कुमार आज 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश कुमार शाम 3 बजे पटना से दिल्ली चार्टर्ड प्लेन से रवाना होंगे और 5 से 7 सितंबर तक राजधानी में रुकेंगे। आज शाम को राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। वहीं मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, लेफ्ट पार्टी के नेताओं से भी नीतीश कुमार मिल सकते हैं। आज शिक्षक दिवस है और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी शाम 7:30 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग पर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के शिक्षक विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का मकसद देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को सेलिब्रेट करना और उनका सम्मान करना है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। इस साल पुरस्कार के लिए देश भर से 45 शिक्षकों का चयन ऑनलाइन 3 चरण प्रक्रिया के जरिए किया गया है। आज शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजेंगी। शिक्षक सम्मान समारोह विज्ञान भवन में सुबह 10:30 बजे होगा। इस साल देश के कई हिस्सों से 45 शिक्षकों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता का प्रमाण पत्र, 50,000 रूपए का नगद पुरस्कार और एक रजत पदक होता है। वहीं आज शाम को विजेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त जम्मू कश्मीर ने आज शाम 4 बजे जम्मू में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर ये बैठक अहम होगी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में नई वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा हो सकती है। दरअसल हाल के दिनों में 25 लाख नए वोटरों को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बाहर के लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इन्हीं अफवाहों पर मुख्य चुनाव आयुक्त सभी पार्टियों से बात कर सकते हैं। इस बैठक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस, पीपुल कॉन्फ्रेंस सहित सभी प्रमुख दलों को बुलाया गया है। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस जोर शोर से जुटी है। गुजरात चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी आज बूथ स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी की ये रैली पार्टी कैडर को मजबूत करेगी। राहुल गांधी दोपहर 2 बजे साबरमती आश्रम जाएंगे। इससे पहले दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी साबरमती रिवर फ्रंट में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की परिवर्तन संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे, जहां सुबह 10:30 बजे वो भारती वुमेन कॉलेज चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे
उसके बाद दोपहर करीब 12 बजे अन्ना मेमोरियल लाइब्रेरी में स्पेशलाइज्ड स्कूल के बच्चों के साथ अरविंद केजरीवाल और एमके स्टालिन बातचीत करेंगे। साथ ही केजरीवाल तमिलनाडु सरकार के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 15 मॉडल स्कूलों का शुभारंभ भी करेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज से 4 दिन के दौरे पर भारत आ रही हैं। आज शाम करीब 5 बजे वे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंचेंगी। अपनी यात्रा के दौरान शेख हसीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। अपनी भारत यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं की एक बैठक में भी शामिल होंगे। आगामी मुंबई बीएमसी चुनाव को देखते हुए इस बैठक को अहम माना जा रहा है। वहीं गणेश उत्सव को देखते हुए गृह मंत्री लालबाग के राजा के दर्शन सहित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आशीष सेलार के आवास पर भी गणपति बप्पा के दर्शन करेंगे। वहीं दोपहर 2:15 पर वो मालाबार हिल्स के AM नाइक स्कूल का उद्घाटन भी करेंगे। आज पीएम मोदी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की 7वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक रूस के व्लादिवोस्तोक में शुरू होगी और 8 सितंबर तक चलेगी। EEF की स्थापना साल 2015 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम विश्व की अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों पर एक साझा मंच के तौर पर काम करता है, जिसमें औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों के विकास के साथ साथ रूस और दूसरे देशों के सामने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए चर्चा की जाएगी। इस बैठक में 400 से ज्यादा मुख्य कंपनियां हिस्सा लेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ भारत के रक्षा और सुरक्षा संबंधों का विस्तार करना है। जापान में राजनाथ और विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने जापानी समकक्षों के साथ 2+2 डायलॉग में भी भाग लेंगे। राजनाथ 5 से 7 सितंबर तक मंगोलिया की यात्रा पर होंगे, जबकि 8 और 9 सितंबर को उनका जापान दौरा प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि 2+2 प्रारूप में भारत और जापान के बीच 8 सितंबर को बातचीत होगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली की। रैली में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रैली में अपने संबोधन में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। किसान, बेरोजगारी, महंगाई से लेकर कई मुद्दों पर उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बार बार सीधे तौर पर नाम न लेते हुए 2 उद्योगपतियों के सहारे भी पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। साथ ही राहुल ने कहा कि मुझसे 55 घंटे पूछताछ हुई। 55 घंटे क्या, 500 घंटे, 5 साल भी पूछताछ कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से अपना 5 दशक पुराना नाता खत्म करने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीतिक रैली की। इस रैली में गुलाम नबी आजाद ने साफ कर दिया है कि वे अब नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी का झंडा और नाम कश्मीर की आवाम तय करेगी। पार्टी का झंडा ऐसा होगा जिसे हर धर्म का आदमी स्वीकार करेगा। रैली में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अपने खून पसीने से कांग्रेस बनाई पार्टी के लिए 50 सालों तक काम किया, लेकिन आज ट्विटर से चल रही है कांग्रेस। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों को आज सम्मानित करेंगे। उधर रविवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षक दिवस से पूर्व दिल्ली सरकार के स्कूलों के कुछ स्कूल प्रमुखों के साथ संडे ब्रेकफास्ट पर स्कूलों, बच्चों व शिक्षकों की बेहतरी को लेकर लंबी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारे स्कूल प्रमुख अपने स्कूलों को और शानदार बनाने, शिक्षकों व बच्चों की बेहतरी के लिए लगातार अनूठे प्रयोग कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शिक्षक दिवस के अवसर पर लोक भवन में कई बोर्ड के मेधावियों के 8 प्रिंसिपल को सम्मानित करने के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के 75 शिक्षकों को भी राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। सीएम योगी माध्यमिक शिक्षा विभाग के 5 पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे। इस दौरान कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बालिकाओं और समर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को स्टाइपेंड एंड स्कॉट अलाउंस का डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर भी सीएम योगी की ओर से किया जाएगा। दुमका में नाबालिग से रेप और हत्या पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विवादित बयान दिया है। सोरेन ने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो होती रहती है, घटनाएं कहाँ नहीं होती। घटना तो बोल के आता नहीं है।
तो इसको किस तरीके से लिया जाए? झारखंड के दुमका में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। साथ ही एनआईए जांच और एसडीपीओ नूर मुस्तफा की गिरफ्तारी की मांग की। यहाँ की पुलिस से हमें उम्मीद नहीं है, तब हमने कहा कि पूरे मामले को एनआईए से जाँच करानी चाहिए और राज्य सरकार को वास्तव में आदिवासी की हिस्से है, संथालों की हिस्से है, तो एनआईए को जांच देने में कोई गुरेज उनको नहीं करनी चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात एसएमसी शिक्षकों को अब मेडिकल और कैजुअल लीव भी मिलेगी। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए लाया जा रहा है। पर्यटन स्थलों की सड़कों की मरम्मत भी 5 के बजाय 3 साल में की जाएगी। सचिवालय सामान्य प्रशासन ने विभागाध्यक्षों को एजेंडा तैयार करने को कहा है। इसके अलावा सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। कर्नाटक में लिंगायत मठ के संत शिव मूर्ति मुरुगा की पोटेंसी टेस्ट की प्रोविजनल रिपोर्ट पुलिस ने कोर्ट में पेश की है। आरोपी के खून, बाल, नाखून और अन्य नमूने एफएसएल प्रयोगशाला में भेज दिए गए हैं। वहीं आरोपी संत को स्वास्थ्य कारणों से जमानत देने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। वहीं कोर्ट ने इस पर आपत्ति दाखिल करने का वक्त देते हुए सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी है। माध्यमिक विद्यालय की नाबालिगों का यौन शोषण करने के आरोप में गुरुवार रात को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मध्य प्रदेश में शेष रहे नगरीय निकाय में चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 18 जिलों के इलाकों में आचार संहिता प्रभावी हो गई है। 27 सितंबर को 46 नगरीय निकायों में वोटिंग होगी। 30 सितंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में 814 वार्डों में चुनाव होगा। इनमें कुल 1212 मतदान केंद्र हैं। कुल मतदाता 8,42,515 हैं। आपको बता दें, नगरीय निकाय का कार्यकाल 12 सितंबर को पूरा हो रहा है। वहीं कुछ का परिसीमन और वार्ड आरक्षण नहीं होने के चलते 347 नगरीय निकायों के साथ इनके चुनाव नहीं हुए थे। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी, एमपीसीसी अध्यक्ष नाना पटोले, सीएलपी नेता बाला साहेब थोराट के साथ आज दोपहर 1 बजे गांधी भवन कोलाबा मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, 7 सितंबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। 12 राज्यों में जाने वाली इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बालाघाट आएंगे। अपने बालाघाट प्रवास के दौरान सीएम पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और पुलिस के 31 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देंगे। सीएम बैच लगाकर पुलिस कर्मियों को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा सीएम नवनिर्मित इतवारी मंडी में आयोजित गुरुजन सम्मान समारोह में शामिल होंगे और बालाघाट में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। ममता के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर से कोल स्कैम मामले में कोलकाता ईडी दफ्तर में आज पूछताछ होगी। आपको बता दें कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कथित कोयला घोटाला मामले में ईडी को निर्देश दिया था कि वो कोलकाता स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर से पूछताछ करे। अदालत ने ईडी से ये भी साफ कर दिया है कि वो सुनवाई की अगली तारीख तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे। राजस्थान के माधोपुर में बीजेपी बड़ा प्रदर्शन करेगी। कोरोना काल में नियुक्त कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ आज बीजेपी का प्रदर्शन होगा, जिसका नेतृत्व बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा और आंदोलनकारी नेता प्रहलाद गुंजल करेंगे। ये पहली बार है जब दोनों नेता एक मंच साझा करेंगे। सांसद किरोड़ी लाल मीणा पहले भी सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर आंदोलन कर चुके हैं और लगातार शासन और प्रशासन को निशाने पर लिया है। भारत दौरे पर आने से पहले शेख हसीना ने समाचार एजेंसी ANI को इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने भारत को एक परखा हुआ दोस्त बताया है। हसीना ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की है। Our priority definitely will be to bring good wishes and goodwill to the Indian people and the Prime Minister, President. We have new elected President also. आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे नेपाल दौरे पर हैं। आज आर्मी चीफ नेपाली आर्मी के साथ मीटिंग करेंगे और सेना के गोरखा सिपाहियों की अहमियत को साझा करेंगे। इसके साथ ही सेना प्रमुख नेपाल में बड़ी घोषणा कर सकते हैं। दरअसल भारतीय सेना में नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती होती है, लेकिन अग्निवीर भर्ती रैली में गोरखा नहीं आए। नेपाल ने अग्निवीर योजना में गोरखा सैनिकों के भविष्य को लेकर आशंका व्यक्त की है। इस मुद्दे को लेकर आर्मी चीफ की नेपाली आर्मी के साथ मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना और ISI ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में है।
जिसके चलते पाकिस्तान और पाक कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी ट्रेनिंग कैंप जम्मू कश्मीर की LOC के नजदीक शिफ्ट कर दिए गए हैं ताकि सीमा पार घुसपैठ में तेजी लाई जा सके। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अगले महीने से बर्फबारी शुरू होने वाली है और इस बर्फबारी से ठीक पहले ही पाकिस्तानी सेना व ISI ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये हादसा अहमदाबाद हाईवे पर मुंबई से सटे पालघर में हुआ। 54 साल के मिस्त्री की मर्सिडीज कार कासा के पास रोड डिवाइडर से टकराई थी, जिसमें मिस्त्री समेत 2 लोगों की मौत हो गई। कार में 4 लोग मौजूद थे। इस एक्सीडेंट में जहांगीर दिनशा पंडोली की भी जान चली गई। आपको बता दें, रतन टाटा के बाद साल 2012 में साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने थे। साइरस मिस्त्री के निधन पर PM मोदी ने दुख जताया है और कहा है कि ये उद्योग जगत के लिए बड़ा नुकसान है। मुंबई में साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार होगा। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 1 गेंद रहते 5 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 181 रन बनाए। विराट कोहली ने 44 गेंदों में 60 रनों की शानदार पारी खेली। जवाब में पाकिस्तान ने 19.5 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 51 गेंदों में 71 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं मोहम्मद नवाज ने 20 गेंदों में 42 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। बोरिस जॉनसन का स्थान लेने वाले ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता एवं देश के नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा आज की जाएगी। नए प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का स्थान लेंगे। नए PM की घोषणा दोपहर 12:30 बजे होगी। मीडिया की खबरों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस चुनाव में लीज ट्रस विजयी होकर बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। लेकिन दूसरी तरफ ऋषि सुनक के समर्थकों और खुद ऋषि सुनक अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं में पार्टी बदलने की कवायद भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार जिला पंचायत में बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व रहता है, जिसके मद्देनजर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर BSP और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हरिद्वार के सांसद व पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में सदस्यता दिलाई। साथ ही डॉक्टर निशंक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगी। चैन स्नेचिंग की बढ़ती वारदातों पर पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने लोगों को फुटपाथ या पार्कों में मॉर्निंग वॉक करने की सलाह दी है। पार्क में जाके या फिर जो फुटपाथ जो होते हैं कि फुटपाथ पे मोटरसाइकिल नहीं चल सकता है, वहाँ पे नहीं वॉक करेंगे तब तक इन घटनाओं पे अंकुश लगाना हमारे लिए एक चुनौती रहती है, बिकॉज हम लोग रोड को पिकेटिंग करके बंद नहीं कर सकते। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। दरअसल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक सरकार के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर टालने की मांग पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कुल 24 याचिकाएं दाखिल की गयी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के निदेशक संजय का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस कर जवाब मांगा था। CBI निदेशक ED निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने के अध्यादेश पर भी नोटिस जारी कर दिया गया था। ED और CBI निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने के अध्यादेश के खिलाफ 8 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। आपको बता दें कि याचिका दायर करने वालों में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, TMC सांसद महुआ मोइत्रा शामिल है। अत्यधिक जनसंख्या की समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए नियम कायदे और दिशा निर्देश बनाने के केंद्र को निर्देश देने के मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। याचिका में कहा गया है कि हर साल जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन संसाधन सीमित है और लगातार बढ़ती जनसंख्या का बोझ नहीं सह सकते। तेजी से बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी और इसके साथ ही सीमित खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के मद्देनजर सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की उम्र एक समान हो, इसको लेकर दायर याचिका पर न्यायालय में सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि लड़कियों को 18 साल की उम्र में और लड़कों को 21 साल की उम्र में शादी करने की अनुमति है, लेकिन ये लैंगिक असमानता को बढ़ाता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 14 के तहत विवाह के लिए अलग अलग आयु सीमा में समानता के मौलिक अधिकारों और अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के खिलाफ संरक्षण का ये उल्लंघन है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान वजूखाने में मिले शिवलिंग की आज नियमित पूजन की इजाजत वाले मामले की सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर यानी आज की तारीख नियत की थी। दरअसल वजूखाने में शिवलिंग मिलने के बाद से ही हिंदू पक्ष लगातार पूजन अर्चन की मांग कर रहा है।
वहीं कोर्ट ने सर्वे में मिले शिवलिंग को सुरक्षा देते हुए वजू खाने को सील करने का आदेश दिया था। पटना से सटे मनेर अंचल के शेरपुर घाट से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां गंगा नदी में दो नावों के टकराने के बाद एक नाव गंगा में डूब गई। बताया जा रहा है कि नाव में लगभग 50 लोग सवार थे। वहीं 45 लोग स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित निकल गए। 5 लोग नाव डूबने के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। दरअसल ये सभी लोग मवेशियों के लिए घास काटकर लौट रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। हालांकि प्रशासन की टीम तलाश में जुटी है और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य अभियान में जुटी है। पंजाब के मोहाली के एक मेले में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जहां फेज 8 के दशहरा मैदान में लगे मेले में ड्रॉप टावर झूला 50 फीट की ऊंचाई से अचानक नीचे गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि झूले पर करीब 30 लोग सवार थे। अचानक झूला गिरने से करीब 15 से 20 लोग घायल हो गए हैं। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 13 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। 5 को सिविल और बाकी घायलों को निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। वही हादसे के बाद झूला संचालक कर्मचारियों समेत मौके से फरार है। फिलहाल जिला प्रशासन ने जांच का आदेश दे दिया है। लुधियाना में जालंधर बाईपास के पास एक कपड़ा फैक्ट्री में अचानक आग लगने की खबर सामने आई है। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास करने में जुट गईं। दरअसल मार्क एक्सपोर्ट नाम की फैक्ट्री में आग लगी थी। जानकारी के मुताबिक आग ग्राउंड प्लस 2 मंजिलों में लगी हुई थी। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग को कंट्रोल कर लिया गया है। पंजाब के अमृतसर में निहंगू और राधा स्वामी डेरा ब्यास के अनुयायियों के बीच झड़प के बाद से ये ब्यास में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दरअसल ब्यास में दरिया के बिल्कुल पास बाबा बकाला साहिब के निहंग सिंह तरना दल और ब्यास डेरे के अनुयायियों के पशुओं के चराने को लेकर झड़प हो गई थी, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। हालांकि डीजीपी पंजाब गौरव यादव खुद ब्यास पहुंचे और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के बरेली के जिया नगला गांव में एक युवक सुनील कुमार की हत्या पर हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें कि सुनील का शव पेड़ से लटका मिला था। परिजनों के मुताबिक सुनील कुमार का दूसरे समुदाय की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं मृतक सुनील के परिजनों ने दूसरे समुदाय की प्रेमिका के घर वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल वारदात के बाद से मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और इसके साथ ही केस में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बिहार के रोहतास में आरजेडी नेता विजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या कारघर के निमडीहारा रोड के पास हुई। इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। आरजेडी नेता और पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र यादव खेती के काम से जा रहे थे, तभी बाइक सवार 6 बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी। पुलिस पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की आशंका बता रही है। इसके साथ ही पुलिस ने कहा है कि विजेंद्र यादव को एक गोली सिर और एक गोली गर्दन में लगी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।